वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मुल्क में सियासी गैर यकीनी और मौशी मुश्किलात ने अवाम में हसूल रोज़गार और मुस्तकबिल से मुताल्लिक बहुत बेचैनी फैलाई हुई है। इन्हीं हालात के पेश नज़र लोग मुल्क से बाहर तालीम, रोज़गार या मुस्तकिल सकूनत के लिए मौक़े तलाश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 साल से ये रुझान बढ़ते बढ़ते अब हैजान बनता जा रहा है। आखिर लोगों में इतनी बेयकीनी और बेताबी क्यों परवान चढ़ रही है, और क्या हुकाम को इसकी कोई परवाह भी है या नहीं? मुल्क से बाहर जाने के इस दौर को पाकिस्तानी सियासी और माशी तारीख के तनाजुर में देखेंगे। गुफ्तगू से पहले इस पर एक मुफस्सल रिपोर्ट मुलाहिजा करें। तकरीबन 25 करोड़ आबादी वाला पाकिस्तान, जिसकी 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र है, जहाँ ये एक बहुत बड़ी नेमत है, वहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इस जवान कौम को बेहतर हसूल जिंदगी के लिए वसाइल दरकार है, मगर वसाइल के बावजूद मसाइल का अजदहा मौके खा जाता है। मुल्क में साल हर साल से एक जुमला तवातुर से बोला जाता है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजूहात सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अबतरी है। अलमिया ये है कि मुल्क को इस नाजुक सूरत हाल से ना आमिर और ना ही जमहूरी हुकूमतें बाहर ला सकी हैं। यही सबब है कि लोगों में रोशन मुस्तकबिल और मुआशी अमूर से मुतालिक बेयकीनी और बेचैनी हर दौर में बढ़ी है। यूं लोगों में बैरून मुल्क जाकर रोजगार, तालीम और मुस्तकिल सकूनत के मुस्तहकम जराए तलाश करने का रुझान परवान चढ़ा है। ये रुझान कोई नया नहीं है, लेकिन हालिया दहाई से इसमें बहुत शिद्दत देखी जा रही है। तारीखी एतबार से 70 की दहाई में जब मशरक़े वुस्ता में मौक़े पैदा हुए तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफरादी क़ुव्वत बरामद की गई। उस वक्त हुकूमती सरपरस्ती में ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसका मकसद मुल्क के लिए ज़र मुबादला का हसूल था। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1971 से 2006 तक 45,88,104 शहरी बैरून मुल्क रोजगार के लिए गए। उनमें आला तालीम याफ्ता से गैर तालीम याफ्ता या मजदूर पेशा हर तबके के अफराद शामिल हैं। अदाद-ओ-शुमार से मालूम होता कि 1971 से 2006 तक के अरसे में हर साल मुल्क से बाहर जाने वालों की तादाद हजारों से बढ़कर 2 लाख तक जा पहुंची। ताहम 2007 में जब दुनिया कसाद बाजारी की जद में आना शुरू हुई और उसके मुआशी असरात पाकिस्तान पर पड़े, तो मुल्क में तारकीन वतन की तादाद में इजाफे का रुझान बढ़ना शुरू हुआ। इसी अरसे में पाकिस्तान में भी सियासी मुआशी हालात खराब थे। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत जवाल पजीर थी और नई सियासी सफबंदियों के शोर में मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा था। साल 2008 में लगभग 4,30,000 से ज्यादा अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क है। तब से इस रुझान में इजाफा ही हुआ है। 1971 से जुलाई 2024 तक के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 में सबसे ज्यादा 9,46,000 से ज्यादा अफराद मुल्क से बाहर गए, जो ताहाल किसी भी साल में मुल्क से जाने वालों की सबसे बड़ी तादाद का साल बनता है। तारकीन वतन की तादाद में इजाफे को आबादी में इजाफे और वसाइल की कमी के तनाजुर में भी देखा जा सकता है, लेकिन 2018 के बाद अफरादी कुव्वत की बरामद में इजाफे को मुआशी सियासी तनाजुर से ज्यादा जोड़ा जा सकता है। खास तौर पर गुज़श्ता 3 सालों में रोजगार, तालीम या मुस्तकिल सकूनत के लिए जाने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। साल 2022 में 8,32,339, साल 2023 में 8,62,625 और साल 2024 में जुलाई तक 3,90,119 अफराद मुल्क से बाहर जाने वालों में शामिल हैं। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। पाकिस्तान से हुनरमंद और नीम हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मशरक़े वुस्ता के मुमालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, ओमान और दीगर मुमालिक हमेशा पुरकशिश रहे हैं। ताहम तालीम और मुस्तकिल सकूनत के लिए पाकिस्तानी शहरी यूरोपी और शुमाली अमरीका के मुमालिक का रुख करते हैं। कमोबेश 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं। उनमें आला तालीम याफ्ता अफराद का ज्यादातर हिस्सा मगरबी मुमालिक का रुख करता है। गैर सरकारी जराये से हासिल शुदा मालूमात के तहत अमरीका में गैर मुल्की डॉक्टर्स की तादाद के एतबार से पाकिस्तानी कम्युनिटी दूसरे नंबर पर है
और यही सूरत हाल यूके में भी है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 1971 से जुलाई 2024 तक मुल्क से 37,000 से ज्यादा डॉक्टर्स बाहर गए और 1,04,635 इंजीनियर्स ने मुल्क छोड़ा। गुज़श्ता 3 साल में लगभग 6,920 डॉक्टर और 19,385 इंजीनियर्स बैरून मुल्क गए। इसी तरह फार्मासिस्ट, नर्सें, डिजाइनर, अकाउंटेंट्स, एग्रीकल्चरिस्ट और दीगर हुनरमंद अफराद हजारों की तादाद में बैरून मुल्क रोजगार के लिए जा चुके हैं। तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तानी तलबा दुनिया भर के ममालिक में फैले हुए हैं। मुल्क के मखदूश मुआशी हालात ने लोगों में जो बददिली फैलाई, इस वजह से बाहर जाकर रोजगार और दीगर मौक़ों के हसूल के रुझान में तेजी से ये इजाफा लम्हा फिक्रिया है। लेकिन क्या हुक्काम के लिए भी ये बात बाइसे फिक्र है या नहीं कि उन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद के लिए भी यहाँ रोजगार पैदा करना है? अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने वाले क्यों दूसरे ममालिक में सिफर से शुरुआत करने को मुल्क में रहकर मेहनत करने पर तरजीह दे रहे हैं? तालीम याफ्ता लोग कानूनी जराए से भारी मुआवजे देकर बाहर जाते हैं, लेकिन अपने घर जायदादें बेचकर और कर्ज उठाकर बाहर जाने के लिए कम तालीम याफ्ता फर्द जिस तरह एजेंट माफिया का शिकार बनता है, वो एक अलग ही दास्तान है। क्या लोगों में इस तरह फैलती हुई बेयकीनी को रोकने के लिए इक़दाम नहीं करने चाहिए, या फिर हुक्काम को लगता है कि लोग जाते हैं तो जाएं, तरसीलाते ज़र तो वापस मुल्क में आ ही जाएंगे? मसला ज़रे मुबादला से आगे जा रहा है और वो ये है कि लोगों का मुल्की निज़ाम से एतबार उठ चुका है। तो फिर यहाँ ये सवाल भी उठता है कि जब अपने मुल्क के शहरी इस कैफियत से दो चार होंगे तो बैरून मुल्क से कोई क्यों यहाँ सरमाया लगाने आएगा? आज वजारत खारिजा, HEC और दीगर इदारों के दफातर के बाहर कागजात की जांच करवाने वालों की लाइनें देखें। पासपोर्ट बनाने की इस्तेदाद 16,000 से बढ़ाकर 55,000 रोजाना करने की बात हो रही है, क्योंकि लोग यहाँ से जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। इस अफरा तफरी की वजह क्या है? क्या कोई इस बारे में सोच रहा है और क्या कोई जवाब देने को तैयार है? यही सवाल आज के प्रोग्राम में हम उठाने जा रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी, इस मसले पर लोगों का क्या कहना है, वो क्यों पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जीरो से जिंदगी की शुरुआत करना क्यों उनके लिए मुल्क में रहकर मेहनत करने से आसान है, और मुल्क की मुस्तकबिल के बारे में उनको क्यों खदशात लाख हैं। लोगों की राय सुनते हैं और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। मैं फार्मासिस्ट, ऑब्वियसली मजबूरन ही कोई बंदा अपने कंट्री को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जाना चाह रहा होता है। तो इसी वजह से जो कंट्री की सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन आपको पता ही है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे जो है ना वो बाहर का ही मैंने सोचा है, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री में हम फार्मासिस्ट की डिमांड है। पाकिस्तान में उस तरह की ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ना हमें उस तरह से वैल्यू किया जाता है जिस तरह एक MBBS डॉक्टर को किया जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं इटली का प्लान कर रहा हूँ और मेरी काफ़ी हद तक जो प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके और अल्हम्दुलिल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मेरा प्लान इस वक्त UK का है। यहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी हुई है, ना कोई जॉब्स मिल रही हैं। डिग्रीज़ करके हम बाहर से आए हुए हैं। मैंने मलेशिया से मास्टर्स किया हुआ है और अब यहाँ पर आके फिर उसके बाद ना कोई जॉब मिल रही है, ना कोई और मामला आते हैं। हर जगह रिसेशन के हालात आपके सामने हैं। बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए वहाँ पे एटलीस्ट सोशल सिक्योरिटी, आपकी एजुकेशन, वो एटलीस्ट अगर 5 साल जाके वहाँ पे मेहनत कर लेंगे तो वो उसके बाद सिक्योर हो जाएगी। पाकिस्तान से जाना ही मसले का हल है। यहाँ पे उस तरह रोज़गार नहीं है और जो वेजेस हैं यहाँ पे बहुत कम है, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को और अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ से निकलना ज़रूरी है। यहाँ पे गुजारा नहीं है। कभी भी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो कभी सोच नहीं था वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग पाकिस्तान, ऑलवेज, अभी भी हैं। लेकिन अगर हालात बेहतर होंगे तो वापस आ जाएंगे, अगर ना हुए तो फिर वहीं से आगे और आगे से आगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें, जिस तरह कैंप जेल के बाहर माहौल होता है ना जी, लोग सुबह से आए होते हैं और शाम तक बैठे हुए होते हैं, एज इट इज़ वही माहौल आपको फॉरेन ऑफिस के बाहर मिल रहा है। ये सारे हालात हमें इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि लोग फिर किन बेसिस के ऊपर यहाँ पर रहें। आप मुझे बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं? अगर हालात बेहतर होंगे, सिस्टम बेहतर होंगे, अदारे बेहतर होंगे तो लोग यहाँ पर रहेंगे ना। अब इन हालात में मुझे बताएं, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएँ, दुनिया का रश लगा हुआ पासपोर्ट बनाने वालों का, फॉरेन ऑफिस आ जाएँ, लोगों का रश लगा हुआ है बाहर जाने वालों का। इसकी क्या रीज़न है? सर हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि लोगों के इधर ना रहने की एक बहुत बड़ा जो फिगर है पढ़ी लिखी कम्युनिटी का, वो सारा बाहर जा रहा है। और यहाँ पर क्या रह रहा है, क्रीम सारी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। फ्रीलांसिंग कर रहे थे, फ्रीलांसिंग में इंटरनेट इतना बिठा दिया, ना फाइवर चल रहा है, ना अपवर्क चल रहा है, ना कोई और जो भी हमें बाहर का क्लाइंट मिलता है वो कहता है यार आप अपना नेट से इंटरनेट ठीक कर दो या आप यहाँ पे आ जाओ तो हम आपको कोई दे देंगे जॉब वगैरह या वट एवर। उसकी बेसिस पे अब हम बाहर अप्लाई करने के लिए आए, बाहर अप्लाई करने के लिए जाने नहीं दे रहे।
کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. پروسیس ہوگا تو ہم باہر جائیں گے. تو گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے ایٹ لیسٹ اب ہم یہاں پہ ریڈ زون میں کھڑے ہیں, چلیں باہر آپ کو پورے پاکستان کا نہیں پتہ, یہ تو آپ کے بالکل ساتھ ادارہ لگتا ہے, آپ اس کو تو ایٹ لیسٹ دیکھیں, تھوڑا سا مینیج کریں کسی طرح سے, یہاں کا نظام تو بہتر کریں. یہی آپ کی فیس باہر جانا ہے جس نے آپ کو ریمیٹنس بھیجنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. اگر آپ انہیں خوار کر کے باہر بھیج رہے ہیں تو وہ آپ کو کیا ریمیٹنس دیں گے؟ اور اب بھی اس وقت ہمارا ملک چل ہی صرف ریمیٹنس بیس پہ رہا ہے, اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو آپ کے پاس, نہ آپ کی انڈسٹری جنریٹ کر رہی ہے, نہ آپ کا کوئی ایسا ادارہ ہے جو پراپرلی ورک کر رہا ہے. صرف اور صرف آپ ریمیٹنس بیس پہ اپنا ملک چلا رہے ہیں. حالات اگر اسی حساب سے رہے تو آپ کے پاس یہاں پہ جو آپ کے نوجوان طبقہ اس نے اٹھ کے نکل جانا ہے. آپ کے پاس یہاں پہ لیبر رہ جانی ہے اور گورنمنٹ رہ جانی ہے, اور انہوں نے وہی جو نظام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. تو ایم فل کیمسٹری کر کے لوگ سائنس کی طرف بڑے بڑے کام کرتے ہیں, پروجیکٹ ڈیل کرتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی مجھے ملازمت گارڈ کے لیے کہ جو ان پڑھ بندہ جہاں پر سی وی دیتے نا, میں نے ایم فل کر کے بھی کیا لیکن اس سسٹم نے مجھے کچھ نہ دیا. پاکستان سے کیا امید کریں جہاں مافیا سسٹم بیٹھا ہے, تو ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے, انشاءاللہ باہر جائیں, اللہ بہتر کرے گا. ایک مہینے میں اگر آپ کا بل 35,000 آ جائے اور آپ کی آمدنی ہو 40,000 تو آپ کس طرح زندگی اپنی بسر کریں گے؟ اپنے بچوں پر خرچ کریں گے, اپنے ماں باپ پر خرچ کریں گے, یا بل ادا کریں گے؟ پاکستان میں میں ایک فارمر ورکر ہوں, کس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا. ہمارے پہ جو گزری ہے وہ کسان جانتا ہے. 300 ایکڑ کاشت کرنے والا کسان اس نے خودکشی کر لی تھی. ہم تو چھوٹے ذمہ دار ہیں, ہمارے پاس تو 25-30 ایکڑ ہیں, 300 ایکڑ والا خودکشی کر رہا ہے. اسی لیے ہم اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں بس. ویسے تو ایجنٹ مافیا یہاں پر 20-20 ہزار یورو لے رہے ہیں, لیکن ہمارے اتنے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ادھر رشتہ دار ہیں, ان کے ذریعے ہم باہر جا رہے ہیں کہ وہاں پر مستقبل ہے, ادھر مستقبل نہیں ہے آپ کا, اور آپ کا خرچے نکال کر بھی آپ اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں وہاں پر. آپ نے لوگوں کے تاثرات سنے. وی ہیو اے پینل آف سینئر جرنلسٹ ود اس. مسٹر جاوید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, اور ساتھ ہی ساتھ مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں سے اس پر گفتگو کریں گے. اس کے بعد ول موو ٹو آر نیکسٹ سیگمنٹ وچ از آف کورس پالیٹکس. ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. نور صاحب, آپ نے لوگوں کی رائے سنی کہ کیا ان کے جو ہیں وہ تاثرات ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے, اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے, بیورو آف امیگریشن نے جو اسٹیٹسٹکس دی ہیں اس کے مطابق 2022 سے جب سے یہ انسرٹینٹی شروع ہوئی ہے اس سال 300% جو ہے وہ برین ڈرین آپ کا انکریز کیا ہے. اس سال جو ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے 7 لاکھ سے اوپر لوگ گئے ہیں, پچھلے سال 8 لاکھ سے اوپر جو ہیں وہ لوگ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا بھی کوئی کنسرن ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے, کیونکہ جو ان کی اس وقت جس طرح جو طرز حکومت ہے اس سے تو لگتا نہیں ہے. آپ آئی ٹی سیکٹر کو دیکھ لیں, ایک سیکٹر جو ایک سال میں 25% گرو کر رہا تھا, اس کو آپ بالکل ہی جو ہے نا اپنے کلیپس پہ آپ لے آئے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ جب وہ ایک رات کی دلہن ایک آئے تھے نا پرائم منسٹر صاحب انوار الحق صاحب, تو انہوں نے کہا تھا بھئی یہ تو اچھی بات ہے, باہر جائیں گے اور یہ ریمیٹنسز آئیں گی. میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ کا جو ہے اس کے بارے میں یہی رویہ ہے. ٹھیک ہے, صرف وہ کردار بدل گئے ہیں. براڈلی اسپیکنگ تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس میں ذرا ایک بہت یہ کمپلیکیٹڈ سا سبجیکٹ ہے جس کو اٹ سیلف جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے. نظر بظاہر ویسے اگر اس طرح بات کریں تو بھائی ملک سے باہر جانے کا رواج کب نہیں تھا. جب 70 سے شروع ہوا, میں اور مظہر جب ابھی کالج بھی نہیں پہنچے تھے تو لوگ دبئی چلو کی باتیں کر رہے تھے, اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ بیوقوف ہیں کہ آپ کالجوں میں شامل ہو رہے ہیں, اور ہم دونوں بدقسمتی سے اس سوچ کے حامل تھے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ, کسی ملک کو کریں گے سنواریں گے. اور آج بھی خیر الحمدللہ اسی پہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پر گنجائش تھی, جہاں پر ہمارا اعلیٰ ترین, کیونکہ آپ کو یہ جو آج کل کا ای ورک ہے اس کے لیے تو باس آپ کو وطن سے جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. یو جسٹ نیڈ اے فون, اے لیپ ٹاپ اینڈ اسپیڈی فون. اب یہ ہے کہ یا تو ملک کو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنا لیں یا نیشنل ویلفیئر اسٹیٹ بنا لیں. تو ہم نے فی الحال فیصلہ کیا ہے کہ ذرا سیکورٹی ٹھیک کر لیں تو اکتوبر کے بعد رجحان ٹھیک ہو جائے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ خاص طور پر ان شعبوں کے بارے میں
थोड़ी सी रहम की फरियादी की जा सकती है कि भाई ठीक है, होता है, उन्होंने क्या फ़र्क डाल दिया है, यानी ये चल रहा है। एक्स ने जो कभी भी ट्विटर था, उसने क्या कर लिया इस मुल्क में, मिस्र में क्या कर लिया, थोड़ी सी देर के लिए अरब बाहर आई थी और फिर ख़ज़ा हो गई, तो हथौला रखो, जान दो, छोड़े, कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर फाइल यानी वॉल लगानी थी तो जल्दी लगा लेते, और दूसरी बात ही कि वो काम भी कर रही होती, उसको पहले चेक कर लेते यार जरा, अगर आपके टेलीफोन के साथ लगा के कर लेते इस तरह सिलेक्टिव इस तरह के लोग, तो ये किस तरह, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, और इसको हम इसको मुख्तसर जो है कलमात के जरिए हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे इस मौजू से। आई थिंक मौलवी साहब, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो इसको सिर्फ रिमिटेंसेस के जो है वो तनाजुर में देखती है कि बाहर से रिमिटेंसेस आ रही हैं और मुल्क में जो है वो नेशनल एक्सचेकर को जो है वो भर रही हैं? बिकॉज अभी यही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है या बाहर से जो पैसा आ रहा है वो इसी तनाजुर में आ रहा है। लेकिन क्या हम ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पे हमारे पास बचेगा कौन? हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारा IT सेक्टर, सारे उठ के जो है वो प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं। व्हाट विल वी बी लेफ्ट विद? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, अभी नुसरत साहब 70s की जो बात कह रहे थे, जिस वक्त मैंने आपका सुना, ये शुरू में भी बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इस टॉपिक के हवाले से, तो मुझे एग्जैक्टली 70s का वो दौर याद आ गया। और मैंने बहुत पहले इस पर लिखा भी था लियारी के पुराने लोगों से, जब मैंने बात की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की को आप आज तक क्यों सपोर्ट करते हैं, लियारी के लिए तो बहुत कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि एक चीज़ जो जिसने बहुत ज़्यादा हमें क़ुव्वत दी और बहुत ज़्यादा हमारे माशी मसाइल काफ़ी हद तक हल किए, वो ये थे कि जब भुट्टो साहब 70 में इलेक्ट होके आए और वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने 2 काम किए जिससे हमें हमारी माशी सूरत हाल, उनके बकौल के यहाँ के लोगों की माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। और वो ये थी कि उन्होंने पासपोर्ट की कीमत आधी कर दी थी, और जो मिडल ईस्ट का रास्ता खोला उसकी बिना पे बहुत से, और ख़ास तौर पे जो मजदूर तबका था वो बहुत गया मिडल ईस्ट में उस पीरियड में। और जो नुसरत साहब बात कर रहे हैं कि उस ज़माने में बाकायदा इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे थे कि उसमें बाकायदा टेलीविज़न पे ये एक सीरीज़ आई, दुबई चलो, ड्रामा था दुबई चलो, सीरीज़ तो नहीं थी, एक पूरा ड्रामा था दुबई चलो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट बेसिकली, जब हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उस वक्त गवर्नमेंट का वो ये था कि जी चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट के इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो कम से कम लोगों को एक ज़रिया मिल गया, रोज़गार का ज़रिया मिल गया। और फिर हमने देखा कि बरसों, कई दहाइयों तक लोगों ने जो मिडल ईस्ट में नौकरियाँ की और उन्होंने यहाँ के जो आज की सिचुएशन है वो माजी से ज़रा बहुत मुख्तलिफ है, जहाँ जो आपकी यूथ है, और यूथ आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, जो 60-65% यूथ है, वो डायरेक्शनलेस नज़र आए, उसको कोई अपने लिए कोई डायरेक्शन नज़र ना आए, उसके लिए आगे जाने के मौके नज़र ना आए उसको। हमारी इकॉनमी का हाल ये है कि हम ये समझे, और वो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी ये समझते थे कि बस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी संभल जाएगी। ये तो हमारा माइंडसेट था उसमें, और आज भी उसी तरह का माइंडसेट है। तो वो यूथ क्या करे? देखिए, बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं होती, बाहर जाके आप नौकरी करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं यहाँ उसमें। यहाँ ना इंडस्ट्री लग रही है, ना यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज के मौके मिल रहे हैं, ना यहाँ फ्री एक्सप्रेशंस के वो ज़राए आपको नज़र आते हैं। आप पूरी मीडिया इंडस्ट्री में उठा लें कि मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त क्या हाल है इसमें, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ का आप उठा लें उसमें। तो ऐसे में वो नौजवान जो अभी यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ जगहों पे तालीम हासिल कर रहा है, उसे आगे कोई मुल्क के अंदर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उसको कोई वो जॉब अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, तो वो क्या करे? वो कोई अपनी खुशी से, बहुत से लोग खुशी से भी जाते हैं और अच्छी बात है, बाहर जाके तालीम हासिल करना या इवन जॉब करना में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जिस वजह से वो बाहर जा रहा है और उसके माँ बाप पे वो जो फाइनेंशियल बर्डन आता है, उसका भी हम अंदाजा नहीं कर सकते, खास तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं।
उनके जाहिर है उनका वो फाइनेंशियल बर्डन तो आपके जो डॉलर्स की और उसकी हालत है, पॉन्ड्स की हालत है, उसके बाद वो बर्डन तो उसी के ऊपर आ रहा है। तो ये कोई इतना छोटा मामला नहीं है, लेकिन हमारी अप्रोच बदकिस्मती से, हमारी रूलिंग एलीट की अप्रोच वो है ही नहीं कि आप वो ये समझ सकें कि पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की जो सूरत हाल है, इस सब के बावजूद कि 60-65% आपका यूथ है, आप उठा लेना जिस मुल्क में पीएचडी और एमफिल की लड़कियां सुसाइड बॉम्बर्स बन जाएं, उस मुल्क में आप किस तरफ देखेंगे? उस मुल्क में होप खत्म हो रही है। ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा इशू है हमारा आज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑन दैट नोट आई पिक अप फ्रॉम वेयर मजहर अब्बास साहब लेफ्ट ऑफ साहब कि जो सबसे मेरा ख्याल है बर्निंग इशू जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है वो होप का है कि होप ख़त्म हो रही है। मतलब हमारे यहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, अगर आप पावरफुल हैं तो आपके लिए रूल ऑफ लॉ और है, अगर आप मेरे आप जैसे हैं तो उनके लिए हमारे लिए और है, मेरिटोक्रेसी नहीं है, आप बीमार अगर आप हो जाएं तो अस्पताल में आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करेंगे। लाइकवाइज एजुकेशन सेक्टर हमारा जो है आप देखें कि किस तरह इट्स इन द डोल ड्रम्स। तो वो होप तो ख़त्म हो रही है। यही वजह है शायद कि यहाँ पे इवन अगर कोई वाइट कॉलर जॉब करता है तो वो बाहर जाके ब्लू कॉलर जॉब करना जो इसको बेहतर समझता है उसको तरजीह देता है कि कोई बात नहीं, बाथरूम साफ करने पड़ेंगे, मुझे बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मुझे कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट जो मुझे प्रॉमिस किया गया है अगर मैं काम करूँगा तो मुझे आगे जाके वो मिलेगा। देखिए अब मसला ये है कि यानी वाक़तन मैं यानी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आपको यही कहा कि ये मौजू इटसेल्फ कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पे हम जितनी देर बात कर सकें उतना कम है। And it resonates with everyone, I think. With everyone. जी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हम लोग जो आम तौर पर ज़ाहिर हम टेलीविज़न पे बैठे होते हैं, हम कहते हैं जी आज क्या बिकेगा, आज की पकाइए, वो ज़ाहिर ये हमारे मसले होते हैं। आप यकीन माने तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, आई वॉज शॉक्ड, अ वेरी वेरी सीनियर बैंकर जो इत्तेफाक से मेरे बचपन के स्कूल के यानी क्लास फेलो जो थे उनके छोटे भाई हैं। ठीक है। सो ही ट्रीट्स मी लाइक एल्डर ब्रदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इत्तेफाकन अनफॉर्चुनेटली उनका जवानी में एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, तो ज़ाहिर एक और डीप एक बॉन्डिंग सी हो जाती है ना आपकी कि चलें जी अपने। ही कॉल्ड मी, बड़ी उनकी गंभीर आवाज़ थी, उसने कहा जी मैं आपके पास आके आपको जगाना चाहता हूँ। अच्छा, वो अदरवाइज यानी कि मेरे से बड़ा दबा हुआ रहता कि जी बड़े भाई हैं और ज़ाहिर ख़ास तौर पर मरहूम बड़े भाई की निशानी। उन्होंने कहा जी आपको मैं सुनता रहता हूँ, आप पता नहीं कौन सी चीन जापान की बातें करते रहते हैं। आपको पता है गुज़श्ता 1 महीने में मेरे पास 5 वालिदैन आए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को समझाएं। उनका बेटा जो है वो जोर दे रहा था, यानी वो जो लोग उनके पास आए कि जी जो कुछ है वो बेचें और बाहर जाएं और या इसको गिरवी रखें और ये हिसाब से आप लें और मुझे भिजवाएं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे एक और दोस्त जो हैं वो आए, वो बड़ी अच्छी यानी कि बरतानिया में एक यूनिवर्सिटी के वो वहाँ से वो रिटायर हुए। ठीक है। और वो इल्म समाजियात सोशियोलॉजी के बड़े वो अच्छा, उनको आदत है ज़ाहिर है चूँकि सारी ज़िंदगी उन्होंने सोशियोलॉजी में लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो वो कहने लगे कि यार इत्तेफाक ऐसा है मैं रिटायर हूँ तो मैं करता ये हूँ कि कभी किसी दिन बर्मिंघम चला गया, किसी दिन ब्रेडफोर्ड चला गया, मैनचेस्टर चला गया। तो कहा कि वहाँ जब मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ तो जो लोग सर्व कर रहे होते हैं तो मैं उनसे इंगेज करता हूँ। उन्होंने उनकी कहने लगे कि मेरी एनेक्डोटल ये फाइंडिंग है इन 3 शहरों में कि 40% of the people who were serving, who were waiting on tables, they have completed their masters and they were saying we are not going back home क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम का नहीं। तो मैंने कहा कि देखें इसमें तो यार भाई ये भी है कि उन्होंने जो पढ़ा भी तो उसमें भी तो गलती है ना। अगर आप, मैंने कहा भी हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन दुनिया तो कहाँ जा रही है ना, दुनिया कहाँ जा रही है। मैंने कहा नहीं, मैं इनमें से अक्सर की ऐसे बात कर रहा हूँ जो शायद मेरे और आपसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। एंड उसमें उसने कहा कि 2 बंदों ने कहा कि जी वी वर वन ऑफ द पायनियर स्टूडेंट्स ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट स्टिल वी प्रेफर टू स्टे हियर। तो अब बताइए आप इसमें आप क्या करें। आपके वही बात है कि जो और तीसरी बात, सॉरी 1 मिनट, मज़हर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है,
एनेक्डोटल वाक़या, मेरे वाक़तन जो है रोंगटे खड़े हो गए। ये जिस बच्ची की बात कर रहे हैं जो बनी थी, शी वॉज़ अ लॉ स्टूडेंट जी, और उनके चचा जो हैं बाबू गुलाब, वो बहुत मशहूर मकरान में नेशनल पार्टी जो कि प्रो पाकिस्तान है, बजिंजो साहब की बनाई हुई, डॉक्टर मालिक जिसके आजकल है। मुझे ये पता चला, इंतहाई फैमिली ज़राए ने परेशान होकर बताया, कुछ दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में फ़िज़ाइया कॉलेज में एक बच्चा पढ़ता था, ठीक है, उसको उनके वालिदैन ने वहाँ भेजा कि जी बच्चा ख़राब ना हो, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ ना लग जाए। बिल्कुल सही। एंड दैट इज़ नॉट अ पुअर फैमिली। वो सी फूड, नॉट रिच पीपल, लेकिन मिड लेवल के ऊपर दे एक्सपोर्ट, माइंड इट, एक्सपोर्ट। वो बच्चा इस्लामाबाद से वहाँ गया और कहा मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ कोयटा हुनर लेक देखने, वापस नहीं आया, पहाड़ों पर चला गया। ये जो मज़र बात कर रहे हैं ना, क्या ये चीज़ें हम डिस्कस, ये जो होपलेसनेस कि आपको होप का ना होना कहाँ ले जा रहा है। और जब अब हम बात कर रहे हैं तालिबान की, कभी एक्सट्रीमिज़म की एक नई फॉर्म आ रही है खारिज की शक्ल में वगैरह वगैरह, तो भाई ये तो उनके लिए हम तो यानी कि रिक्रूट्स दे रहे हैं, प्रोवाइडिंग फॉडर फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगेन कह रहा हूँ, इट्स वेरी, आई विश आई न्यू, तो फिर हम इसी पर फोकस रखते, बट इट्स सो पेनफुल के बात करते। इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। और अभी जो बात आप ये कर रहे हैं, अगेन उसी तनाजुर में जो भी ये अटैक हुआ है, इस पे दोबारा ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि पढ़े लिखे नौजवान और स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो किस तरह उनके साथ ये एजेंडा जो है वो रेजोनेट फ्रॉम पसनी, जो छोटा शहर है। और फिर जब मैंने उस स्टोरी को चेस किया तो पता चला कि इन 6 हफ्तों में ये 15 ऐसे बच्चे हो चुके, 15, अ स्मॉल सिटी ऑफ 100,000, 15 इन देम। तो अगर ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों को जगाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर किस चीज़ का, मुझे समझ नहीं आ रही हम किस चीज़ का जो है वो कर रहे हैं। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं तो सियासत में क्या चल रहा है, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। PMLN के सदर की तजवीज़ है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए सियासी क़यादत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है, लेकिन पार्टी के रहनुमाओं की जो राय है वो मुख्तलिफ है। कोई बात करने का हामी नहीं है और कोई 9 मई पर PTI की नाक रगड़वाने और माफ़ी मंगवाने तक बात करने का हामी नहीं है। तो फिर PMLN के सदर किन मसाइल के हल के लिए सियासी इत्तफाक़ राय पैदा करने की बात कर रहे हैं? क्या ये रस्मी जुमले हैं? PMLN कभी PTI को बैन करने का जो है वो शोर करती है और कभी बानी चेयरमैन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो है वो नारा लगाती है। तो फिर कैसे बातचीत होगी? क्या ये वही नवाज शहबाज कैंप का गुड कॉप बैड कॉप मंत्रा है? दूसरी तरफ अगर देखें तो PTI ने PMLN के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात को सिरे से ही जो है वो एक मजाक करार दे दिया है। कुली तौर पर बात की जाए तो दोनों फरीकैन वहीं खड़े हैं जहां 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन खड़े थे और PTI को आज भी लगता है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात होना वक्त की अशद ज़रूरत है। ये सब अपनी जगह, अलबत्ता दोनों मौलाना फजलुर रहमान के वारी सदके क्यों जा रहे हैं और मौलाना जिनके पास सदर और वजीर आज़म दोनों, वजीर दाखिला समेत चक्कर लगा चुके हैं, वो इस वक्त जो हैं वो कहाँ खड़े होंगे, इन मौजूदा जो सूरत हाल इसमें कहाँ खड़े होंगे? ये एक बहुत आम सवाल है जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। उससे पहले ज़रा सुनवाती हूँ आपको कि रऊफ हसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है आज, उसमें वो क्या बातें कर रहे हैं और फिर आगे चलते हैं। ये डेडलॉक और बरकरार ना रहे। हमारी पोजीशन हमेशा से रही है कि जी हम उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे जो है उनके साथ बातचीत करने को खुले हुए हैं। मैं फील करता हूं कि रियासत के मफाद में PTI और जो एस्टैब्लिशमेंट है इनके दरमियान बातचीत जो है वो अशद ज़रूरी है। PTI ने फौज के साथ इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या किया है? जो कुछ भी मतलब हम कर सकते थे वो हमने किया है। मैं साहब आपकी तरफ आती हूँ। जो ये बात हो रही है कि जी जो कुछ हम अपनी जो रिजर्वेशंस थी उस तरफ से ख़त्म करने के लिए हम कर सकते थे वो हमने किया है, पर समझते हैं कि वाकई ही कोई जो जलसा पोस्टपोनमेंट के बाद कोई चीज़ें बदली हैं या वहीं खड़े हैं जहां जलसे से पहले थे? और जो एक मौक़िफ़ है दोनों तरफ का, बड़ा जो एक एब्सोल्यूट मौक़िफ़ दोनों तरफ से आ रहा है, वहीं चीज़ें खड़ी हैं, कोई चेंज नहीं है। देखिए
नुसरत साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो पंजाब की पॉलिटिक्स को हम सबसे बहुत बेहतर समझते हैं। इस वक्त जो मुस्लिम लीग का क्राइसिस है वो ये है कि जाहिर है जिस ग्राउंड पे मुस्लिम लीग नून सालों जो है रही है और तख्त लाहौर का जो उनका मजबूत किला रहा है वो हिल चुका है, और जाहिर है तहरीक इंसाफ ने इन रोड किया है। अब उसका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मुस्लिम लीग नून का है कि तहरीक इंसाफ को किस तरीके से पंजाब से बेदखल किया जाए सियासी तौर पे। उसमें अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने तमाम तर 2022 के बाद अदम एतमाद की तहरीक के बाद जितनी कोशिशें कर ली, हालांकि अदम एतमाद की तहरीक से पहले उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत मुख्तलिफ थी और तहरीक इंसाफ का डिक्लाइन नज़र आता था। जितने भी बाई इलेक्शन हुए ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो सूरत हाल बनी और उसके कई अवामिल हैं। एक तो ये कि पिछले 3-3.5 साल नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं रहे, और उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो 16 महीने रहे शहबाज शरीफ साहब के, उसमें इकनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि उसके बाद उनको जो अपनी सियासत बचाना भी मुश्किल हो गई और रियासत भी मुश्किल में आ गई। वो जो पॉपुलैरिटी ग्राफ उससे पहले था उसमें बिल्कुल एकदम यकसर तब्दीली हमें नज़र आई, और उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हमने देखी जो बहुत अनयूजुअल रही। यानी मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी इलेक्शन में जो पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो वहाँ इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए हों, और वो भी जिनका ताल्लुक एक ही जमात से रहा हो, वो इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए हों। और उसका तमाम तर इस हरबे के बावजूद कि जी इलेक्शन सिंबल ले लिया, लीडर आउट हो गया, सजा हो गई, कैंपेन जो उनका वोटर था उसका जो टर्न अराउंड है उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक नई कुव्वत भी दी और एक नई डायरेक्शन भी दी। बदकिस्मती ये रही, चाहे वो इमरान खान हो, अभी आपने रऊफ हसन साहब का वो है, हम वहीं जाके अटक जाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे। यानी हमारा सारा जो सियासी कुव्वतें हैं, चाहे वो इधर की हों या उधर की हों, वो ये समझती हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हो जाएं तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि बेसिक जो होना चाहिए मेरे नुक्ता नज़र से, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे जी, और वो काम सियासत से दूर होना चाहिए, और सियासतदान अपना काम करें, और उनका और उसका एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक गवर्नमेंट रिलेशनशिप बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन सियासी जमातें जब अपना ताल्लुक बनाती हैं, सियासी रहनुमा जब अपना ताल्लुक बनाते हैं, और एजेंसीज जब अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करती हैं और उसमें जमातें बनाने तोड़ने, हुकूमतें बनाने तोड़ने का अमल शुरू होता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। हम बदकिस्मती से स्पेस खोते जा रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अपना स्पेस खोती जा रही हैं, और हम मजीद स्पेस उनको दे रहे हैं ये कह करके जी अब आप हमसे गुफ्तगू करें, हमारी और आपकी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। भाई आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने देना चाहिए। यही हुकूमत में जो जमातें इत्तेहादी बैठी हुई हैं, चाहे मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनकी भी सोच जो है वो बिल्कुल उसी तरह है। तो कहीं इस्टेब्लिशमेंट से हमारा ताल्लुक इख्तिदार बचाने के लिए होता है और कहीं इख्तिदार में आने के लिए होता है। वो ताल्लुक जो है वो एक ऐसी रिलेशनशिप में तब्दील नहीं होता कि आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। ठीक, अच्छा नुस साहब, होना तो आइडियली यही चाहिए जो मल साहब बात कर रहे हैं कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई चीज़ें उस तरह ना, कोई बीच में कोई इंटरप्शन या कोई इस तरह चीज़ हो ही नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम अपना जो है वो इट शुड टेक इट्स कोर्स। हैविंग सेड दैट, इन द गिवन डायनामिक्स जिस तरह चल रही हैं चीज़ें, क्या उनका ये एतराज़ या क्या पीटीआई का ये जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, क्या ये इंटायरली गलत है? बिकॉज दे कंसिडर दिस गवर्नमेंट एज अ पपेट गवर्नमेंट, दे थिंक इसके पास कुछ नहीं है देने को। क्या इंटायरली गलत है इन द गिवन डायनामिक्स? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ब्रॉडली आपसे एग्री करूंगा कि परहैप्स दे आर राइट, बट इफ़ दे आर राइट देन व्हाई नॉमिनेट महमूद खान अचकज़ई? और आप स्पेसिफिकली कहते हैं कि जी महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो सियासी क़ुव्वतों से बात करें, और उसमें आप कोई एक्सेप्शंस नहीं देते हैं कि जी इन लोगों के सिवा। वो अब देनी शुरू की हैं, उस वक्त बिल्कुल नहीं, राइट,
اب مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے یہ پہلے بھی بہت کم لوگوں کو، لیکن مدر وڈ بیئر میں آؤٹ، 1993 میں جب پر توڑنے شروع کیے غلام اسحاق خان صاحب نے کہ وہ نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ جو ہے ڈسمس کرتے انہی چارجز کے تحت، جیسے انہوں نے بے نظیر سے، تو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش کی، تو اس وقت پیپلز پارٹی میں واضح ڈویژن ہو گئی تھی۔ ایک دھڑا کہہ رہا تھا چاہے کچھ ہو جائے ہمیں نواز شریف سے جان چھڑانی چاہیے، اور اس کے لیے غلام اسحاق خان سے ملے۔ اس میں فاروق لغاری صاحب شامل تھے، آفتاب شیرپاؤ شامل تھے، اور اس میں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے چودھری الطاف حسین تھے جیلم سے، وہ تھرو شریف الدین کے زیادہ فٹ تھے، وہ دونوں فاروق لغاری کی والدہ چونکہ پشتو سپیکنگ تھیں اور آفتاب شیرپاؤ تو ہے ہی 4 تو وہ ایک کنیکشن، وہ ایک گریڈ ہو گیا۔ دوسری طرف یہ تھا محمود خان اچکزئی، انسپائٹ آف بینگ اے پشتون قوم پرست، انہوں نے افتخار گیلانی صاحب کو جو کوہاٹ سے ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کو ساتھ میں لایا۔ انہوں نے کہا یار یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، گڈ اور بیڈ جیسا بھی ہے، بہرحال نواز شریف از اے پولیٹیشین، وی شوڈ رادر انگیج ہم، اور اس کے لیے انہوں نے پہلا ایک سگنل بھی دیا، وہ یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو فارن افیئرز کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ تو یوں لگا کہ بھئی یہ ان کے درمیان کو ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہونے والی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی رہائی مقصود تھی، اور بدقسمتی سے 8ویں ترمیم کی طاقت کے مالک جو ہیں صدر پاکستان اس وقت کے غلام اسحاق خان، جیل کی کنجی ان کے پاس تھی، سیل کی۔ اب مسئلہ اس وقت تحریک انصاف کا بنیادی یہ ہے کہ جیل کا پھاٹک کھلے، اور کنجی جو ہے وہ بدقسمتی سے شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ انہی سے بات کریں گے جہاں کنجی ہے۔ تو یہاں تو میں بہت دنوں سے مظہر بھائی نے بس اب ہماری تفریح لے لی پبلکلی، میاں ابھی یہ شروع ہونے سے پہلے شو میں کہہ رہا تھا ان کو عمر بھر کون حسین کون جوان رہتا ہے، یس پہلے مجھے بہت پتہ ہوتا تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ وہ 7 بجے جو ملاقات ہوئی تھی جیل کھول کے اعظم سواتی صاحب کی، اس کے بارے میں افواہیں ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، حالانکہ پنجاب اڈیالہ جیل کا تو اب ہوا یہ کہ اس کے بارے میں اشاروں کے میں بات کی۔ اب آج مطلب اگر ان کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا آنی ہوتی تو مستقل بنیادوں پر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو جیل حکام کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں فاسٹ ٹریک، اس میں بہت ساری چیزوں کے علاوہ یہ افواہ بھی کسی طرح معنی رکھتی ہے۔ اس کے بعد 2 رپورٹر خام خواہ کے تلے گئے ہیں، ان میں سے ایک پہ الزام ہے کہ وہ جب جیل جاتا تھا تو میرے پروگرام میں میں ٹف کویسچن کر کے ایمبیرس کرتا تھا۔ اچھا، حالانکہ میں پوچھتا تھا اس سے کہ یار یہ کیا ہے، بہرحال اینی وے اپنی باتیں کیا کرنی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیے آپ اگر عادی رہے ہو نا محلاتی سازشوں کے، اور آپ کو پتہ ہو کہ اس گھر میں کمن جو ہے یہاں سے لگائی جا سکتی ہے، اور آپ نے لگائی بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے صدر جو آپ کہہ رہی ہیں نا میاں نواز شریف صاحب، ان کو یہ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات جو ہے نا کچھ اپنی محبتیں یاد دلا رہی ہے، کچھ اپنے بیک ڈور کانٹیکٹس یاد دلا رہے ہیں۔ دیئرفور جب وہ فرماتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں، اچھا وہ انگریزی میں بھی وہ پریس ریلیز ایشو ہوئی تھی تو میں نے اخبار میں وہ پڑھی، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ آل پولیٹیکل پارٹیز کوما ایکسیپٹ پی ٹی آئی، ایسا نہیں ہے، تو وہ تو تیار ہیں، لیکن بات وہی ہے کنجی تو وہاں نہیں ہے، کنجی وہاں نہیں ہے، اور وہاں سے جو جواب مل رہا ہے وہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال میسر نہیں ہے۔ نہیں، آپ کا مطلوبہ نمبر نہ صرف یہ کہ میسر نہیں ہے بلکہ ایک اور بھی تو خطرہ لاحق ہے نا، کہ دیکھیے وہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کا پیرا نمبر 2 وہ کہہ رہا ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ انہوں نے ایسی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اب وہ کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے، اب اس میں اگر کہیں تانے بانے ملتے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا کہ یار ہمیں تو سزا مل گئی، تو ان کے ساتھ جو فٹسی کھیل رہے تھے سیاستدان انہیں کیوں؟ بالکل، تو یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے۔ اچھا صاحب،
दोनों साइडों की अगर देखा जाए तो बड़ी इस वक्त बज़ाहिरन तो बड़ी एब्सोल्यूट पोजीशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। पीटीआई एक तो अपने बयानिए के उसमें हॉस्टेज जो है नज़र आती है, फिर उनका जो सोशल मीडिया जो उनका सारा ब्रिगेड है वो एकदम से बहुत एक्टिव हो जाती है जब कोई इस तरह की बात होती है, रिप्रोचमा की अगर कोई बात होती है, प्लस वो ये कह रहे हैं कि जी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। दूसरी साइड पे इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट कैटेगोरिकली कह चुकी है कि माफ़ी के बगैर जो है वो कोई चीज़ आगे नहीं चलेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और नुसरत वाली बात कि वहाँ पर भी ऑब्वियसली एक इदारे की वकार की जो है वो बात है, अगर इधर प्रोसीडिंग शुरू हो रही है कोर्ट मार्शल की और वो यहाँ पे कोई रिप्रोचमा करने की कोशिश भी करते हैं तो वहाँ पर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए भी जो है वो एक मुश्किल चीज़ नज़र आती है। ये इस एब्सोल्यूट पोजीशंस में फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? देखिए, एक तो ये माफ़ी वाली जो बात है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दें, और अगर वो ये सारी बातें तो अदालत में होती हैं ना, कि अदालत में खड़े होकर एक आदमी कहता है कि जी हाँ मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। जो हम देखते हैं हत्ता कि इज्जत कानून के उसमें केसेस में क्या होता है, या जनरली अगर कोई खबर गलत हो जाती है तो आप कहते हैं कि मैं माजरत खाऊं उस खबर का। लेकिन जहां कानून तोड़ा गया है, जहां बकौल जो उन पे इल्ज़ाम है, तो फिर क्या माफ़ी मांग लेंगे तो केसेस ख़त्म हो जाएंगे? माफ़ी मांग लेंगे तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो डिमांड है ये भी मुझे बड़ी अजीब सी नज़र आती है। चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से जो पीटीआई ने एक पोजीशन अपनी ली हुई है कि जी सियासतदानों से गुफ्तगू नहीं करनी, सियासी जमातों से बात नहीं करनी, उन लोगों से बात नहीं करनी जो उनके बकौल चोर और डाकू हैं उसमें। अब उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जेयूआई से आपके मुज़ाकरात नहीं, जेयूआई के साथ आपकी रिजर्वेशंस हैं और जेयूआई की आपके बारे में रिजर्वेशन है। उसका नतीजा क्या हुआ कि इवन जमात इस्लामी जिसके साथ 2008 और 2013 के दरमियान आपके इत्तेहादी थे खैबर पख्तूनख्वा में, वो आपके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नहीं, इवन जो दीगर सियासी जमातें भी हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं है पीटीआई के लिए। तो ये पीटीआई के लिए बड़ा संजीदा सवाल है पूछने का कि क्या वजह है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, इवन उनकी भी रिजर्वेशंस आपके बारे में है। अभी नहीं पता कि अचकजई साहब, फर्ज करें अचकजई साहब अपनी किसी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, अल्टीमेटली क्या होगा? अचकजई साहब की अगर कोशिश कामयाब होती भी है तो अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग को बैठना पड़ेगा जी। लिहाजा उसमें पीटीआई के रवैये में लचक जरूरी है सियासी मामलात के लिए, और वो उस लचक में पीपल्स तहरीक इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा कि आप उनकी मौजूदा मैंडेट को माने या ना माने, और वो संजीदा सवाल है। लेकिन एक ग्राउंड पे ये रियलिटी तो है ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दो बड़ी सियासी हकीकतें हैं, उन सियासी हकीकतों को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए? और यही चीज इन दोनों जमातों को सोचनी पड़ेगी। मसहब बट इफ आई में इंटरजेक्ट एक और चीज जो मुझे नजर आती है, नुसरत से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू पे लूंगी। महमूद खान अचकजई साहब अगर कुछ दूसरी साइड को कायल करने में कामयाब हो भी जाते हैं, बज़ाहिरन तो पीटीआई ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन ये भी कोई अचंभे की बात नहीं होगी, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चेयरमैन पीटीआई तो बानी चेयरमैन पीटीआई अपने लोगों को मैंडेट देके उससे पीछे मुकर जाते थे, तो महमूद खान अचकजई की उसमें क्या रोल और क्या हैसियत उसमें रह जाएगी? तो एक कोई गारंटर भी तो होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई गारंटर बनने के लिए तैयार भी नहीं है और शायद कोई गारंटी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, अचकजई साहब की जो पोजीशन है ना वो बड़ी ट्रिकी पोजीशन है। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान, आप देखें कि सदर भी फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वफूद भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये तो सबके अंदर रियलाइजेशन है ना कि मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम एक अहम सियासी जमात है। ये रियलाइजेशन तो तीनों और अब शायद और भी अहम होती जा रही है, दिन ब दिन बहुत अहम होती जा रही है। इसी तरह अचकजई साहब, आप बलूचिस्तान का जिस तरह कॉन्टैक्ट देख लें कि बलूचिस्तान में इन 6 जमाती इत्तेहाद जो है इसके अहम जो एक लीडर हैं वो तो अख्तर मैंगल भी हैं। अख्तर मैंगल किधर है? अख्तर मैंगल क्यों सीन से आउट है? बलूचिस्तान का इशू कोई मामूली इशू तो नहीं है, ये हुकूमत के भी सोचने का है
اور یہ پی ٹی آئی کی بھی سوچنے کا ہے. تو میرے خیال میں اچک زئی صاحب، ظاہر اچک زئی صاحب سیاسی آدمی ہیں، ان کے تعلقات ان ساری جماعتوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ اچک زئی صاحب کسی بھی نتیجے پر اگر پہنچیں گے ان جماعتوں کے اور ان جماعتوں کو قریب لانے میں بھی کوشش کریں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس وقت، ظاہر عمران خان ایک مشکل پوزیشن میں ہے، وہ جیل میں ہے. پہلی چیز یہ کہ کیا حکومت تحریک انصاف کو اس معاملے میں کوئی لچک دکھائے گی؟ کیا تحریک انصاف نئے انتخابات کے حوالے سے کوئی لچک دکھائے گی؟ کیا یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی ایک چارٹر آف پالیٹکس کے تک پہنچ سکتی ہیں؟ نہیں پہنچ سکتی. مجھے خدشہ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو. شاید ایسا نہ ہو. اچھا نصرت صاحب، جو محمود خان اچک زئی کے حوالے سے میں سوال کر رہی تھی، یہ خدشہ تو میرے خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہے کہ عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں، اس سے مکر جاتے ہیں. تو مینڈیٹ کیا ہوگا اچک زئی صاحب کے پاس؟ بھئی جو ہم سارے یہ بات کر رہے ہیں نا، کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے نامنیٹ کرتے ہیں تو آپ ہی کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ ابھی جو آپ ہمیں وہ سنواتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایک ہی جگہ بات کرنی ہے. تو جب آپ نے دروازہ ایک ہی کھٹکھٹانا ہے تو انہیں آپ کیوں بیچارے کو ذلیل و خوار کروا رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں. ورنہ دیکھیے بنیادی بات جیسے مظہر کہہ رہے ہیں، سیاست یہ تقاضا کرتی ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، فائنڈنگ دی مڈل گراؤنڈ. اس وقت بنیادی طور پر فوری طور پر رہائی اپنی جگہ، لیکن تحریک انصاف کو سیاسی طور پر کیا چیز درکار ہے؟ سیاسی طور پر انہیں یہ درکار ہے کہ ان کی حمایت میں تفصیلی نہ صحیح مختصر ایک اکثریتی فیصلہ سپریم کورٹ سے آ گیا کہ بھائی یہ جو خواتین اور غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے مختص نشستیں ہیں وہ انہیں دی جائیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب اگر آپ اس بحث میں الجھیں، بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کی صفوں میں ایم این ایز وغیرہ جب آپس میں گپ شپ ہوتی ہے اور ہم جیسے لوگ کبھی گھس جائیں ایسے گفتگو کرتے ہوئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو فارم 47 کو کچھ نہیں ملا، ہم نے تو 8 فروری کو جو ہمیں جو سیٹیں ملی ہیں وہ ہمیں حصہ بقدر جثہ ملا ہے. نظر بظاہر وہ بات بڑی معقول بھی لگتی. تو بھائی آپ کو ایک دو اشارے بھی آئے. مثال کے طور پر خورشید شاہ نے کہا کہ جی آئینی ترمیم کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. ناؤ یو کوڈ ہیو سیڈ کہ بھائی آپ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ تو ون اینڈ اونلی جمہوریت کے چیمپئن ہوا کرتے تھے. اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، یو ہیو اسٹل مینی ایئرز ٹو گو ان پالیٹکس. کم از کم ایک بات تو کمٹ کر لیجئے کہ حکومت کو روک لیں کہ آپ یہ نہ کریں اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے دیں. نہیں، وہ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ تو پیش ہیں. وہ تو زرداری صاحب تو مولانا صاحب کے در پہ جو ہے وہ خود جا رہے ہیں، تو وہ کہاں سے؟ آپ کو کیا یقین ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ مانگنے گئے ہوں گے؟ نہیں، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کہا ہے مولانا نے؟ نہیں، مجھے تو نہیں کہا، لیکن اب خبریں تو کسی اور کو کہا ہے. نہیں، مولانا نے تو کسی نے کوٹ کر کے رپورٹر نے میرے ساتھ بحث میں نہ الجھے خامخواہ. آپ برائے مہربانی مجھے بتائیے، جیسے ابھی آپ نے کلپ چلائی ہے نا، حمداللہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، ٹھیک ہے، حافظ حمداللہ صاحب، اور ان سے میں نے یہ سوال کیا، ان کو بتا دیا مولانا نے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. اور آپ نے مجھے کہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ پولیٹیشین جو بات کہے اس کی الٹا جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ کیا آصف صاحب یہ پیغام لے کر نہیں جا سکتے کہ فرض کیا اگر یہ پی ٹی آئی والوں کو تھوڑی سی عقل آ جائے، آپ کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں، انہیں کہیں ذرا ہماری طرف رخ کریں، تو آپ بھتیجے کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ نہیں، اگر آپ نے یعنی مفروضے ہی کرنے ہیں یا تو مجھے آپ ان کی کلپ سنوائیں. نہیں تو پھر یہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، آپ کے دوست ہیں نجم سیٹھی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی دو سیٹیں سینٹ میں اور گورنرشپ مانگ لی ہے مولانا نے، اور وہ مان بھی گئے ہیں، حکومت مان بھی گئی ہے. نجم صاحب بھی جو ہے نا وہ بادشاہ آدمی ہے، آج کل ان کی ٹائیاں اور زیادہ مزے کی ہوتی جا رہی ہیں. میرے جانے جگر ہیں، وہ بھائی ہیں میرے، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن مولانا کی پرائس انہوں نے بہت کم لگائی. اچھا، 2 سیٹیں سینٹ، تو پھر یہ ترمیم نہیں ہو رہی؟ ارے نہیں بی بی، معاملہ بہت آگے ہے. مولانا کی درکار ہے بہت حمایت افغانستان کے لیے.
آپ کیا واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں جو سارے واقعات ہو رہے ہیں، دیکھیے یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں نا وہاں کے، وہ بنیادی طور پر 2 کیمپس میں ہیں. مدر وڈ بیئر می آؤٹ، ایک گروپ ہے جو بضد ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور ہم نے سوئسائڈ بامبنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے ٹی ٹی پی وغیرہ سے مذہبی انتہا پسندوں سے الائنس نہیں کرنا ہے. یہ جو سوئسائڈ بامبنگ ہے یہ افغان امپورٹ ہے، یہ داعش ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان لوگوں سے جب تک آپ ان کے تانے بانے جو افغانستان میں ان کی بیس جو ہیں ان کے خلاف جب تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہیں ہوں گے تو خود کش بامبنگ کا رجحان جو ہے وہ بڑھے گا، جیسے ابھی حالیہ ایلنگ ڈاٹل سے ہوتا ہے. تو مولانا کا بھی اس میں بہت رول ہے. اور ابھی دیکھیے انہی کے محلے سے، وہ کلاچی پاس ہی ہے ڈی آئی خان کے، وہاں ایک مسجد سے 3 افراد گئے تھے، واپس آ گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے مولانا نے کوئی رول ادا کیا ہو. شاید چلیں اس پہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ڈائلیٹ مور آن دس، لیکن پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. مر صاحب تھینک یو ویری مچ فار میکنگ دا ٹائم. نصر صاحب تھینک یو فار آلویز بینگ دیئر ان دا پروگرام. ویل سی نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.